किसका बंगाल में आज बात ममता बनर्जी के एक मजाक की। ममता बनर्जी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने जब टॉलीगंज सीट से उम्मीदवार का नाम बताया, अरूप विश्वास, और इसके ठीक बाद उन्होंने कहा कि मैं भी यहां से लड़ सकती हूं। जब ममता ने यह कहा तो उनके साथ बैठे मंत्री फिरहाद हकीम हंसने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह हिस्सा आप देखिए, किस तरीके से ममता बनर्जी ने टॉलीगंज को लेकर कहा कि मैं भी यहीं से लड़ सकती। टॉलीगंज और विश्वास আমিও দাঁড়াতে পারি। বিহার পূর্ব রত্ন চ্যাটার্জি, বিহার পশ্চিম ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি, টালিগঞ্জ और विश्वास আমিও দাঁড়াতে পারি। বিহার পূর্ব রত্ন চ্যাটার্জি, বিহার পশ্চিম ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি। तो आपने देखा और सुना, जब ममता ने ऐलान किया तो उनके पीछे जो मंत्री बैठे थे फिरहाद हकीम, वो हंसने लग गए। जब टॉलीगंज की बात आई उन्होंने कहा मैं भी लड़ सकती हूं। बाद में यह कह दिया कि ममता बनर्जी तो मजाक कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी का यह ऐलान सिर्फ मजाक था या फिर यह कोई सियासी चाल है, यह सच भी हो सकता है। तो देखिए, पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ममता बनर्जी आई, सभी ये जानते थे कि भवानीपुर से वो लड़ती हैं, इस बार भी लड़ सकती हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम हो सकता है, लेकिन भवानीपुर की सीट जो पुरानी सीट थी, ममता बनर्जी ने वो सीट छोड़ दी और कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद ये माना जाने लगा कि एक ही सीट से ममता बनर्जी लड़ेंगी। लेकिन फिर जब टॉलीगंज सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ तो ममता ने कह दिया मैं यहां से भी लड़ सकती हूं। सवाल यह उठा कि क्या नंदीग्राम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है ममता बनर्जी, तभी दूसरी सीट की बात कर रही। और अब ममता की दिलेरी की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने उनके लिए सुरक्षित कही जाने वाली उनकी पुरानी परंपरागत सीट भवानीपुर सीट के बदले नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता ने आज अपने सभी 291 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ममता ने भवानीपुर के बदले नंदीग्राम को क्यों चुना। समझिए इस रिपोर्ट से। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। बस इसी एक ऐलान का इंतजार था। ममता बनर्जी ने जो वादा आज से तकरीबन 2 महीने पहले नंदीग्राम में किया था, उसे पूरा करने का ऐलान उन्होंने आज कर दिया। लेकिन इस ऐलान को समझने के लिए नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी सुनना होगा। ভবানীপুরও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि ममता बनर्जी ने कहा था कि नंदीग्राम से तो वो चुनाव लड़ेंगी लेकिन भवानीपुर नहीं छोड़ेंगी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। इसके पीछे की वजह है 2011 से लेकर अब तक भवानीपुर में ममता बनर्जी का प्रदर्शन। 2011 में ममता बनर्जी को भवानीपुर में 77.46% वोट मिले और वो 54,213 वोटों से जीत गईं। 2016 में ममता को भवानीपुर में 47.67% वोट मिले और वो मात्र 25,301 वोट से जीती। ममता बनर्जी के विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट इसलिए छोड़ दी कि उन्हें हार का डर था। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता डरी होती तो वो 2 सीट से चुनाव लड़ती, सिर्फ एक सीट, वो भी नंदीग्राम को नहीं चुनती, वो भी तब जबकि उन्हें पता है कि नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ है। दरअसल नंदीग्राम से ही ममता ने राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ है। 2016 में यहाँ से ममता बनर्जी के खास रहे शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे। अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दरअसल बंगाल के राजनीतिक जानकारों का ऐसा दावा है कि अधिकारी परिवार पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर में बेहद ताकतवर है। पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में इस परिवार का अच्छा प्रभाव है। एक अनुमान के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी 50 सीटों पर टीएमसी का खेल खराब कर सकते हैं। इस नुकसान को रोकने के लिए ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतर रही हैं। लेकिन यहाँ की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा कर चुके हैं। আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ममता की मुश्किल की वजह नंदीग्राम का धार्मिक बंटवारा भी है।
5-6 सालों में नंदीग्राम में कई दंगे हुए हैं जो ममता को परेशान कर सकते हैं। नंदीग्राम का धार्मिक समीकरण देखें तो नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं, जबकि 30% मुस्लिम हैं। अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 वोटर में 1,51,000 हिंदू वोटर हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि शुवेंदु तो शुवेंदु, बीजेपी के दूसरे नेता भी ममता को हराने की बात कह रहे हैं। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुवेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुवेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। भले ही ममता बनर्जी के विरोधी ये कहते रहे कि ये ममता का डर है, इसलिए वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये ममता का डेर भी कहला सकता है, क्योंकि ममता ने वो सीट छोड़ी भवानीपुर जहाँ से वो लगातार जीतती रही है, और वो चुनाव कहाँ से लड़ रही है? नंदीग्राम से, जहाँ उनके विरोधियों का गढ़ है। लेकिन अब इंतजार है बीजेपी के उस लिस्ट का, जिसमें ये साफ होगा कि आखिरकार बीजेपी का कैंडिडेट नंदीग्राम से कौन होगा। अगर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं तो बंगाल में इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नंदीग्राम ही तय करेगा। कोलकाता से विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो ममता की दिलेरी आपने देख ली। अब आपको ममता के 10 बड़े ऐलान की जानकारी देते हैं, जिससे ममता की चुनावी रणनीति आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जो ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लिस्ट अनाउंस की, उसकी बड़ी बातें क्या हैं? ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली हैं। इसके लिए ममता बनर्जी 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी, 10 मार्च को नामांकन करेंगी। ममता ने आज टीएमसी के 291 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, एससी के 79 और एसटी के 17 उम्मीदवार उतारे गए। ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को मौका दिया है। 23 मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। इस चुनाव में ममता ने वित्त मंत्री अमित मित्रा का टिकट भी काटा है। अमित मित्रा ने कहा कि वो ममता के साथ हैं। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर अमित मित्रा ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन ममता ने उनका इस बार टिकट ही काट दिया है। उनकी बीमारी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। और ममता के बाद अब बात मालदा की करते हैं। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे थे। यहां उन्होंने गो तस्करी का मुद्दा उठाया था। आज जी न्यूज की टीम मालदा पहुंची। यहां हमने आम लोगों और नेताओं से बात की, समझने की कोशिश की गो तस्करी का मुद्दा हिट है या फ्लॉप। रवि त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का वोट देवो। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तस्वीर है। मालदा जिले की सीमा से लगा यह बॉर्डर गो तस्करी के लिए बदनाम है, और अब यही गो तस्करी का मुद्दा बंगाल चुनाव में गूंज रहा है। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने गो तस्करी का जो मुद्दा उठाया, क्या वो मालदा का मुद्दा है? इस बात की जांच के लिए जी न्यूज की टीम मालदा पहुंची। पश्चिम बंगाल चुनाव का मूड जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मालदा। मालदा की जनता का मूड क्या है और यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये हम जानना चाहेंगे। चूंकि थोड़े ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने कहा कि
गाय की तस्करी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और उनकी सरकार आते ही 24 घंटे के अंदर में गाय की तस्करी पश्चिम बंगाल में बंद हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने गो तस्करी का मुद्दा तो उठाया, लेकिन क्या ये मुद्दा आम लोगों का मुद्दा है? ये समझने के लिए हम सबसे पहले चाय की एक दुकान पर पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हम लोग हिंदुओं के लिए तो ये बड़ा मुद्दा है। हम लोग गाय हम लोग का माँ है, माँ समान है, इसलिए उसका तो तस्करी बंद होना ही चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए। क्योंकि जो बांग्लादेश में जा रहा है गाय, वो तो बीएसएफ भी कड़ा नजरी लगना चाहिए उसको, एवं ये जो इलीगल जो पार हो रहा है वो तो तुरंत ही बंद होना चाहिए। जरूर रुकना चाहिए, इलीगल जो है तस्करी वो जरूर रुकना चाहिए। आम लोगों से बात में ये तो दिखा कि गो तस्करी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो या ना हो, लेकिन मुद्दा जरूर है और इस मुद्दे पर वोट देने के लिए भी तैयार है। आम लोगों से बात करने के बाद हमने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से बात की। अधीर रंजन चौधरी ने गो तस्करी की सीधी जिम्मेदारी बीएसएफ पर डाल दी। जिस बॉर्डर से वो पार होते हैं, उस पार चले जाते हैं, वो बॉर्डर में बीएसएफ तैनात रहते हैं, वो भी आपकी सरकार की जिम्मेदारी होते हैं। तो आप दूसरे के ऊपर अंगली उठाने का पहले आप अपने को देखो। हालांकि मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को गलत बताते हैं। जो हमारा सेना ने अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बॉर्डर में जो सुरक्षा देने के लिए उन लोग यहाँ पे खड़ा है, ये इंडिया का लोग सुरक्षित रहे, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने वो आरोप लगवाया, तो इसीलिए उनको दिमाग खराब हो गया, लगता है उनको इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद जी न्यूज की टीम मालदा जिले से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर के गांव में गौ तस्करी की हकीकत को जानने के लिए पहुंची। बंगाल में गाय तस्करी की खबर की तहकीकात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे एक तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, वो नदी महानंदा नदी है सामने जो दिख रही है, और उसके उस पार बांग्लादेश है, इधर बंगाल है। यहाँ रहने वाले छवि घोष ने दावा किया कि उनके पास कभी 200 से 250 गायें थी, अब सिर्फ 5 से 6 हैं। चोरों ने उनके घर से गाय चुरा ली, जिसके बाद तस्करी कर दी गई। हम लोग के घर में 250 गोरू रहता था, 4 भाई में। और अब कितना है? अभी नहीं है, अभी 2-4 है ये भाई के पास। गांव वालों के मुताबिक रात कोई नहीं, इस गांव में दिन दहाड़े भी बम और बंदूक के दम पर बांग्लादेशी इनकी गायें भगा ले जाते थे। गाय चोरी से परेशान होकर गांव के ज्यादातर लोगों ने अपनी गायें बेच दी। उधर से बांग्लादेश से आदमी आता था, 20-30 आदमी आता था, वो गाय को बांध के ले जाता था। हर घर से चोरी करके एक दिन में 30, 40, 50 जितना हो सकता ले जाता था। एक दिन 2 दिन बाद चोरी होता था। आप लोग कुछ नहीं कर पाता था? हाँ, पहले हम लोग गांव में बैठ के वो ड्यूटी करता था, वो हर घर का एक आदमी करके पहरेदारी करता था। बम गोली भी चलता था। हाँ। बॉर्डर के ही एक गांव के निवासी अभिराम चौधरी के मुताबिक आज की तारीख में हालात में कुछ सुधार है। बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से गांव के लोगों को बहुत राहत है। पूरे गांव के लोग गौ तस्करी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ही सब कुछ है। मोदी हमारे भाई, मोदी हमारे बाबा, मोदी के ही वोट दो। मालदा को तस्करी के गढ़ माना जाता था, जहां के नौजवान गलत रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। इन बीच बीएसएफ के अधिकारी और बीएसएफ के जवानों ने इस तस्करी के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, जिसकी वजह से इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अच्छे दिशा की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जब हमने मालदा दक्षिण के कांग्रेस सांसद से पूछा कि गौ तस्करी इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है, तो उन्होंने बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देखिए, 24 घंटा में कुछ होता नहीं। आज जब सरकार 24 घंटा कहते हैं तो और भी मुश्किल है 24 घंटे का। तो ये रिटोरिक है पॉलिटिशियन लोग का, कहने का बात है, ये हकीकत है नहीं। इसके बाद हमने टीएमसी सांसद मौसम नूर से भी गाय तस्करी के मुद्दे पर सवाल पूछा। मौसम नूर ने बीएसएफ और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी आरोप लगाया। ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब बाकी सब गंदे और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इसमें तो ये देखिए, अधीर चौधरी के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है कि वो और
और उनके पार्टी भी बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये सब बोलने की बात है। मालदा जिले में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक मालदा उत्तर बीजेपी के खाते में गई थी और मालदा दक्षिण कांग्रेस के पाले में, लेकिन मालदा दक्षिण की सीट बीजेपी महज 8000 वोट के अंतर से हार गई थी। जहां तक 2016 विधानसभा चुनावों की बात है तो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मालदा की 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को महज 1 मिली थी और तृणमूल को 1 भी नहीं। लोकसभा के नतीजों के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है और योगी आदित्यनाथ के गाय तस्करी वाले बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। पूरे मालदा घूमने के बाद एक बात तो समझ में आया कि गाय की तस्करी का मुद्दा मालदा चुनाव में इस बार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को छेड़कर यहाँ की जनता की नब्ज को समझा है और इस नब्ज को टटोलने के बाद हमें भी ये लगता है कि इस बार गाय तस्करी के मुद्दे पर यहाँ वोटिंग भी होगी और बीजेपी कड़ी टक्कर भी देगी। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, मालदा। इसका बंगाल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.